प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की गणित का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ये चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम पहले चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद इसी वीडियो में आपको लास्ट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मिलेगा। उसमें 4 विकल्प होंगे, कौन सा विकल्प सही है आपको चुनाव करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले आप अच्छी तरीके से इसको समझें बेसिक कॉन्सेप्ट को, तब जाकर आप शायद जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे तो आपको बनाने में बहुत सुविधा होगी। तो चलिए देखिए, पहला आपके सामने जो लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के वास्तविक परिकलित करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है महत्तम समापवर्तक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के वास्तविक परिकलित करने की जो तकनीक कहलाती है वो कहलाती है महत्तम समावर्तक। चलिए, अब आपके सामने अगला जो प्रश्न है देखिए, इसको समझते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यूक्लिड के भाग लेमा को प्रायः किस नाम से जानते हैं। देखिए, यूक्लिड के जो भाग लेमा होते हैं ना, उसको भाग एल्गोरिदम के भी नाम से जानते हैं। आप कक्षा में पढ़े भी होंगे, है ना। चलिए, अब देखिए आपके सामने अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि भाग लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर में q यानी भागफल का मान 0 तब होगा जब, देखिए भागफल 0 कब होगा, जब b का मान क्या होती है, a से बड़ी होती है, तब क्या होगा, भागफल का मान 0 होगा। उदाहरण के लिए देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए a बराबर, एक उदाहरण के लिए मैंने एक मान रखा है यहाँ पे कि भाज्य कितना है, तो 4 है, और भाजक कितना है, भाजक है आपका 19, और शेषफल 0, ये है आपका भागफल 0, तब न जाकर के शेषफल कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। यानी क्या करते हैं, ये जो 4 है, ये देखिए 4, और इसको हम क्या करेंगे, ये 4 हो गया यहाँ, और b यानी 19 हम यहाँ रखेंगे और 19 से भाग देंगे हम, तो ये 0 बार में जाएगा। तो 19 को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो मेरा शेषफल कितना हो जाएगा, 4 में से 0 गया तो 4 हो गया। तो ये होता है a का मान, इसको याद रखेंगे। ये हो गया b का मान, और ये शेषफल होता है q, और सॉरी भागफल q, और शेषफल हो गया r, है ना। तो इस तरह से इसको हम भाग देते हैं। तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा b बड़ा है किससे, a से, तो ये टिक आप मार देंगे सही। चलिए, अब आपके सामने अगला प्रश्न है, इसको भी देखते हैं। देखिए, कहता है कि भाग लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर में r बराबर 0 तब होगा, यानी शेषफल 0 तब होगा जब, तो देखिए शेषफल कब 0 होता है, जब b a को क्या करे, विभाजित करे, है ना। जैसे मान लीजिए आपके सामने देखिए इधर एक उदाहरण लिखा हुआ है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a का मान कितना है, 81 है। देखिए a का मान 81 है, इसको किससे भाग देंगे हम, इसको देंगे 3 से भाग। तो 3 से जब भाग दे रहे हैं तो 3 दूना 6, है ना। तो कितना बचा, 2 1, अब देखिए 3 सत्ती कितना हो जाएगा, 21। देखिए ये 0 हो जाएगा, तो शेषफल 0 आ गया ना, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। और ये हो गया q का मान, और ये हो गया a का मान, और ये हो गया आपका क्या, ये हो गया b का मान। तो देखिए आपके सामने जो उदाहरण लिखा हुआ था, तो शेषफल 0 तब होगा जब क्या होगा, b को क्या किया, b जो है सो a को क्या किया, विभाजित किया, यानी 3 जो है सो 81 को क्या कर दिया, विभाजित कर दिया पूर्ण रूप से, तब ना जाके शेषफल 0 हुआ। तो इस तरह से प्रश्न आपके एग्जामों में पूछा जाता है। तो ऑप्शन में रहेगा b, a को विभाजित करे, जो ऑप्शन में रहेगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर 2 संख्याएं हैं। देखिए ये क्या है, 2 संख्या, a और b क्या है, 2 संख्या है। इसका जब मौसा निकालेंगे तो अगले स्टेप में मेरा यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा b, r, यानी इस जगह पे मेरा b होगा और इस जगह पे क्या होगा, r होगा, है ना। तो ये कैसे, तो चलिए देखिए क्या होती है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, अगले स्टेप में क्या होती है, b की जो वैल्यू होती है वो a की वैल्यू हो जाती है, और r की जो वैल्यू होती है वो b के जगह पे चले आता है। ये बराबर ये बदलते रहता है, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक क्या होते रहता है, r की वैल्यू b की वैल्यू कहलाएगी और b की वैल्यू वो a की वैल्यू कहलाएगी। ये स्टेप बाय स्टेप चलते रहेगा जब तक शेषफल क्या हो, 0 नहीं आ जाए, ठीक है ना। तो
यहाँ पर देखिए वही पूछ रहा था कि बी और आर यहाँ पर भराएगा, है ना। तो अब आ जाइए अगला प्रश्न देखिए। इसी प्रश्न को अगर अच्छी से समझना है तो आ जाइए, अंक के आधार पर यहाँ पर समझाया गया है कि परीक्षा में आपका प्रश्न अगर ऐसा पूछे कि 125 बराबर 15 गुने 8 प्लस 5, तो इसका मौसम क्या हो गया। तो देखिए आपके सामने दो संख्या दी हुई है, 125 और 15, है ना। यानी क्या करेंगे, इसका मौसम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या संख्या भराएगी। तो अब आप देख लीजिए 125 बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 15 गुने 8 आप प्लस में 5, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, 15 से हम भाग देंगे कितना में, 125 में 8 बार में 15 ठी 20 से 120, शेषफल कितना बचा 5। अब क्या करेंगे, ये जो शेषफल तो अभी 0 नहीं हुआ है, तो ये जो आपका बी का जो मान है वो एक के तरफ चले आएगा, यानी यहाँ पे, और शेषफल आ जाएगा यहाँ। अब देखिए पंक्तियाँ 15 तीन बार में जाएगा, पंक्तियाँ 15, तो शेषफल कितना हो गया 0 हो गया, है ना। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, एक ये क्या लिखा था यहाँ पे, ए और बी का ही तो मान लिखा था, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ रहा था ए और बी का मान। तो ए हो गया क्या, ए हो गया 15 और बी क्या हो गया, बी हो गया 5। तो मेरा भराएगा यहाँ पे 15,5, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ यानी मौसम क्या होगा। जब भी दो क्रमागत सम संख्या हो, क्रम से होनी चाहिए, अगर 6 है तो 8 होगा, अगर 8 है तो 10 होगा, क्रम से होनी चाहिए, ठीक है। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का जब भी एचसीएफ निकालते हैं यानी महत्तम समावर्तक निकालते हैं, तो ऐसी स्थिति में मौसम कितना होगा, 2 होगा। आप जो भी संख्या रखें, जैसा कि हमने देखिए यहाँ पे 6 और 8 का मौसम निकाल रहे हैं, तो जो 6 और 8 का मौसम निकल करके आया कितना आया मेरा 2, तो आंसर क्या होगा 2। ऐसा परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो आप आंसर 4 ऑप्शन में देखेंगे 2, तो आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है। देखिए मौसम का मान जो है बी की वैल्यू ही होती है, और ये बी की वैल्यू तब होगी जब तक आर आपका 0 नहीं आ जाए, तब तक स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि मौसम कोई दो संख्या है ए और बी, इनका मौसम और लौसौ, मौसम गुने लौसौ बराबर क्या होगा। तो देखिए मौसम गुने लौसौ बराबर होगा संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर संख्या ए और बी दे रखी है, तो ये दोनों संख्या का गुणनफल ही क्या कहलाएगा, यहाँ बराबर में यहाँ भराएगा, ठीक है। देखिए ये आपके सामने एक सूत्र लिखा हुआ है कि मौसम गुने लौसौ बराबर संख्याओं का गुणनफल। इस आधार पे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में। तो चलिए इसी से संबंधित देखिए आपके सामने नीचे एक प्रश्न है, जिसको कि इसी के आधार पर हम लोग बनाएंगे। देखिए चलिए देखिए प्रश्न है कि मौसौ गुने लौसौ बराबर क्या होगा। दो संख्या आपके सामने दी हुई है 2 और 60। अभी दोनों का हम क्या निकालेंगे, लौसौ गुने मौसौ बराबर क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि मौसौ गुने लौसौ बराबर क्या होता है, मौसौ गुने लौसौ बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या यहाँ दे रखी है 2 और 60, इन दोनों संख्या का गुणनफल कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 120। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 120, ठीक है। आपके सामने अब अगला प्रश्न है। देखिए ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस 140 का आप क्या 1440 को आप क्या करोगे, इसका गुणनखंड निकाल दो। गुणनखंड निकालने के बाद जो आपका मान आता है, तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 पे घात कितना है, 2 पे घात 5 है, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने इस तरह से करके 5 बार है, मीन्स आपका क्या हो जाएगा 2 पे घात 5। उसके बाद 3 गुने 3 2 बार है, तो 3 पे घात कितना हो गया 2, और 5 एक ही बार है तो 5 होगा। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि जब भी हम 1440 में जब उसका गुणनखंड निकालेंगे, है ना, तो 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि 2 का अधिकतम घात कितना है, 2 का अधिकतम घात है 5, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है ना। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या दी हुई रहेगी उसका गुणनखंड आप निकाल दीजिए, और निकालने के बाद जो पूछ रहा है जिसका कि इसका अधिकतम घात कितना होगा, बस उस संख्या पे देखिए कितना घात बन रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आप देखेंगे और सही टिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब आपके सामने एक और प्रश्न है, यहाँ पे देखिए उसी पे आधारित। यहाँ पे कह रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में
5 का घात क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। निकालने के बाद देखिए क्या हो रहा है मेरा 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, है ना। इस तरह से 4 बार आया तो 5 पे घात कितना बन रहा है 4, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। बस बड़ा सिंपल ही है ना। बस ऐसे ही आपके एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको बस गुणनखंड निकालना है। जो पूछेगा जिस पे कितना घात है बस उस पर देखना है आपको कि कितना घात हो रहा है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो कि परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूछा ही जाता है हर बार एग्जामों में, है ना। तो चलिए इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको हम समझते हैं पहले। देखिए पाई बटे 2 रूट अंडर 2.5 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 0.1211 2111 211112 डॉट 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 डॉट, इस तरह से संख्या चलती हुई रहेगी। साथ ही रूट अंडर 2 बटे रूट अंडर 5 तथा रूट अंडर 7, ये सभी जो संख्याएं हैं, जब भी आपको आपके एग्जामों में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, है ना, तो आप कुछ नहीं करेंगे। ये सभी संख्याएं जो है, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। मैं यहाँ पे कुछ आपको टिप्स दे देता हूँ। देखिए अपरिमेय संख्या जो होती है ना, जिसकी दशमलव प्रसार जो है ना अशांत होती है, वो शांत अनावृत्ति में होती है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर वर्गमूल में अगर दिया हुआ है कोई संख्या, यदि उसका पूर्ण वर्गमूल निकले तो वो परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन जिसका नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो रूट अंडर 2 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा तो मीन्स ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट अंडर 5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्याएं हैं, है ना। रूट अंडर 7 भी देखिए क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। और इस तरह से डॉट डॉट में चलती हुई संख्या जो रहेगी कभी अंत होने का नाम नहीं लेगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो है सो अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखिए यहाँ पे भी रूट अंडर 5 लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे जब हम इसको दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 1 और 0 हो जाएगा, फिर 10 यानी 25 बटे 10 होगा। रूट अंडर 25 का तो वर्गमूल 5 निकल जाएगा, लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा नीचे, इसका मतलब ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। देखिए पाई आप याद रखेंगे, आपके परीक्षा में ये पाई पूछा जाता है कि पाई कौन सी संख्या है, ठीक है। तो पाई कौन सी संख्या बनेगी, पाई अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए आपके सामने एक और है, परिमेय संख्या के बारे में दिया हुआ है कि शून्य। देखिए शून्य जो है सो परिमेय संख्या है। देखिए रूट अंडर 81 दिया हुआ है, रूट अंडर 81 का वर्गमूल क्या होगा 9, यानी कि इसका पूर्ण वर्गमूल निकल गया, तो ये होगी परिमेय संख्या। देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि रूट अंडर 36 बटे रूट अंडर 64, तो 36 का वर्गमूल 6 होता है और 64 का वर्गमूल होता है 8, तो जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए ना वो कहलाती है परिमेय संख्या, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ आपके सामने दिया हुआ है 2 रूट अंडर 2 बटे रूट अंडर 2, तो इसके पहले हमने क्या बता रहा था आपको कि जिसका वर्गमूल नहीं निकले तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है और अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है ना। तो अब आप कहोगे कि सर ये जो है परिमेय संख्या कैसे हो गया, तो देखिए बड़ा सिंपल है, रूट अंडर 2 और रूट अंडर 2 कट जाएगा एक बार में, तो 2 एकम 2 हो गया, है ना। ये सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया था ऐसा प्रश्न, ठीक है। तो आपके परीक्षाओं में इस प्रकार से प्रश्न दे देता है जो कि बच्चे परेशान हो जाए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस, इसके बाद आपके सामने रिजल्ट सामने हो जाएगा, ठीक। देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, रूट अंडर 75 बटे रूट अंडर 48, है ना। तो ये संख्या अब क्या होगी, तो आप अगर डायरेक्ट देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए इसका उदाहरण मैं यहाँ पे दे रखा हूँ, आप क्या करोगे, रूट अंडर जो 75 है ना उसका गुणनखंड कर दो, तो 5 गुने 5 गुने 3 हो जाएगा, और रूट अंडर 48 जो है सो उसका भी गुणनखंड कर देंगे तो 4 गुने 4 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जोड़ा लग गया ये 5 का, तो बाहर हो गया 5, और 3 का तो जोड़ा नहीं लगा तो ये रूट अंडर में ही रह गया। इसी प्रकार से नीचे भी 4 का जोड़ा लगा तो 4 बाहर हो गया एक, है ना। रूट अंडर 3 जोड़ा नहीं लगा तो वो रूट अंडर में ही रह गया अंदर 3 का। अब देखिए रूट अंडर 3 कट गया एक बार में, तो कितना हुआ 5 बटे 4, है ना। तो इस प्रकार से आप थोड़ा उसको कैलकुलेशन करोगे तो आपका करेक्ट आंसर सामने आ जाएगा, लेकिन अगर आप उसको डायरेक्ट सोचोगे तो फिर गलत होकर के आ जाएगा एग्जाम से, ठीक है ना। चलिए अब आपके सामने देखिए रूट अंडर 1 लिखा हुआ, तो रूट अंडर 1 का तो वर्गमूल 1 ही होगा। तो ये सभी जितनी भी संख्या यहाँ पर दे रखी थी, ये सभी के सभी संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है। और एक चीज़ और ध्यान आपको रखना है कि अगर रूट अंडर में दिया हुआ है तो उसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए, ठीक है ना। और जैसे कि ये सब का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कट रहा है ना, भाग लग जा रहा है, तो ये कहानी ही खत्म हो जाती है। तो ऐसे सारे प्रश्न आपके एग्जामों में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। शून्य
कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। ये सभी थोड़ा पूछा जाता है बराबर परीक्षाओं में। चलिए अब आपके सामने अगला जो प्रश्न है देखिए, वो है 6/15 11/25 2/3/2/3 गुने 5/2 का दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार के बारे में भी पूछता है आपके एग्जामों में, ठीक है ना। तो देखिए दशमलव प्रसार तो पहले ये समझिए कि एक शांत होती है और दूसरा अशांत होती है। शांत में तो शांत होगा, और शांत जो दशमलव प्रसार जिसका होगा वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। और अशांत की दो कैटेगरी होती है, एक होती है अशांत आवृत्ति, एक होती है अशांत अनावृत्ति। देखिए इसका जो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये है अशांत अनावृत्ति, अनावृत्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले हम ऊपर वाले समझते हैं। तो देखिए ये शांत इसलिए है कि जब भी इसको आप भाग दोगे, जैसे देखिए 6/15 है ना पहला, तो 6/15 में हम इसको भाग दे रहे हैं 15 को 6 से, तो जाएगा नहीं, तो 0 दशमलव दिए तो यहाँ एक 0 आ गया। इसके बाद 15 चौके 60 कट गया। तो यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार है ना, दशमलव के बाद संख्या आकर के क्या हो गई, इसको शांत कर दिया। इसके बाद अब ये पूर्ण रूप से भाग लग गया। तो ऐसे कई सारे ऐसे संख्या होती है जो कि दशमलव में तो होता है लेकिन उसको शांत कर देता है। तो ऐसी ही संख्या को क्या कहते हैं, इसका दशमलव प्रसार क्या होती है, शांत, ठीक है। और वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक ना। देखिए ये जो है ना 2/3/2/3 गुने 5/2, तो इस टाइप का जितना भी संख्या कहलाती है ना वो शांत दशमलव भी कहलाती है। यानी इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत ही होता है, और ये परिमेय संख्या कहलाती है। इसका एक सूत्र भी है, कोई भी संख्या आपके सामने दी हुई है तो उसको आप क्या करें, चेक कर लें कि ऊपर में जो संख्या रहेगी वो तो रहेगी ही, साथ में 2/n इंटू 5/m, अगर इस टाइप से अगर है, ऊपर में संख्या कोई है बटे 2 कुछ और 5 कुछ अगर दिया हुआ रहे तो समझ जाइए, अगर ये मैच कर रहा है आपके सामने तो समझ जाइए वो संख्या क्या है, शांत है, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर, और इन दोनों में कोई अगर एक ना भी रहे, सिर्फ 5 कुछ रहे, 2 नहीं है, तो फिर भी वो परिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि अगर 2 कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या, 0 है, ठीक है ना। तो 0 है तो क्या हो गया, किसी भी संख्या के घात अगर 0 होती है उसकी मान कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो आप अगर गुना, अगर जैसे मान लीजिए 5/2 है तो 5/25 हो गया, 2 के घात दिया हुआ है ही नहीं, तो 2 नहीं कुछ दिया हुआ है तो 2 का घात हो गया कितना, 0, और उसका मान होगा 1। तो 5 को 25 हो गया, 25 को 1 से गुना करोगे फिर भी 25 ही होने वाला है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए आपके सामने अगला जो प्रश्न है वो है 11/3। जब हम इसको 3 से 11 में भाग देंगे तो आएगा 3.6666। ये चलता हुआ रहेगा, ये कभी रुकने का नाम नहीं लेगा, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3.6 ऊपर पे एक बिंदा दे देंगे, ठीक है ना। इसके बाद 1/7, जब 7 से 1 में भाग देंगे तो इस तरह से ये चलता हुआ रहेगा, 0.142857, फिर 1422857, ये चलता हुआ रहेगा, ये कभी शांत होने का नाम नहीं लेगा, ठीक है ना। ये बार बार संख्या दोहराती रहेगी, तो ऐसी संख्या कहलाएगी अशांत आवृत्ति, और ये संख्या भी परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है ना। और आपके सामने जो यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए देखिए ये जो संख्या है √2, ये क्या है, अशांत अनावृत्ति में है, यानी ये संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या। ये जो संख्या कहलाती है ये संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि यहाँ √2 है, √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो आपके सामने देखिए यहाँ पर इसका कुछ मान लिखा हुआ है, 1.4142 135, और इसी तरह से ये कुछ ना कुछ संख्या आगे बढ़ती रहेगी। √3 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसका जो मान होगा वो होगा 1.73205008, और ये इसी तरह से आगे कुछ ना कुछ संख्या चलती रहेगी। तो ये अशांत अनावृत्ति में है, और अशांत अनावृत्ति होगी क्या, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। और ये जो है अशांत आवृत्ति जो है वो कहलाएगी परिमेय संख्या। दोनों में कुछ डिफरेंट है। देखिए आप यहाँ पर जो संख्या आप देख रहे हैं ये भी दशमलव में है, और ये भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये भी आगे चलते ही रह रहा है। लेकिन क्या है कि यहाँ बार बार वही संख्या, देखिए 6 दशमलव के बाद जो संख्या आई है वही संख्या बार बार दोहरा रही है, लेकिन यहाँ वैसी कंडीशन नहीं है। यहाँ पर देखिए संख्या बार बार कुछ ना कुछ अलग अलग चेंज हो रही है ना। तो जो अलग अलग चेंज हो वो होगा अशांत अनावृत्ति, और जो संख्या बार बार वही दशमलव के बाद दोहरा रही हो वो होगा अशांत आवृत्ति, ठीक है।
और अशांत आवृत्ति कहलाती है परिमेय संख्या, अशांत अनावृत्ति कहलाती है अपरिमेय संख्या। तो आप ये सारे कंडीशन समझ चुके होंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या है, उसके बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए और बी, दो क्या है परिमेय संख्या है, ए और बी कोई दो परिमेय संख्या है, इसके बीच जो परिमेय संख्या कहलाएगी उसका सूत्र होता है a + b/2, यानी कि दो संख्या जो है उसका योग कर दो और +2 से भाग दे दो, ठीक है ना। तो इस तरह से आगे चलते रहेंगे हम। तो इसकी कोई गिनती हम नहीं कर सकते, ये बहुत चलते रहेगा, अनगिनत है इसकी संख्या। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो होगा अनगिनत या तो फिर अनंत बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपके सामने जो है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है। तो देखिए इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सभी जो वास्तविक यहाँ पर दिया हुआ है सभी वास्तविक संख्या, कि सभी वास्तविक संख्याएं जो होती है ना परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं सिर्फ कि परिमेय ही होती है, ठीक ना। यहाँ पर सभी दिया हुआ है, तो जितनी भी वास्तविक संख्या होगी वो सभी वास्तविक संख्या, उसमें से कुछ क्या होगी परिमेय संख्या भी हो सकती है, कुछ अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। तो इसलिए इसका नहीं देना उचित नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय या अपरिमेय दोनों ही हो सकती है, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। बस आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, करना क्या है, सीधा इस तरह से ये 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे है ना, बस तीनों का आप क्या करो एलसीएम निकाल दो, यानी कि लघुत्तम समावर्तक, है ना। और एलसीएम निकाल करके जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप तीनों का अगर लघुत्तम निकालोगे, है ना, तो इसका आंसर होगा कितना 24, एलसीएम निकाल के आएगा 24। तो ये 24 घंटे में तीनों एक बार फिर से पुनः मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो 2 संख्या या तो 2 से अधिक संख्या जो होगी अभाज्य संख्या, उसका महत्तम समावर्तक कितना होगा 1 होगा, ठीक है ना। आपके सामने देखिए यहाँ 2 अभाज्य संख्या का उदाहरण दे करके और यहाँ महत्तम समावर्तक निकाला हुआ 2 और 5। ये 2 और 5 क्या है अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी परीक्षा में आपके पूछा जाता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या कहलाती है 2, उसके बाद क्या होता है 3 होगा, उसके बाद होगा 5, आगे इसी तरह से बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो 2 और 5 ये अभाज्य संख्या है, इसका जब हम मौसम निकालें तो कितना आया 1 आया। इस तरह से और भी कोई 2 अभाज्य संख्या आप रखो, उसका मौसम निकालो तो क्या आंसर आने वाला है 1 ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है ना। चलिए फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि क्या एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल केवल अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय ये दोनों संख्या का जब हम गुना करते हैं ना, तो गुना करने के बाद अपरिमेय नहीं होगी, क्योंकि गुणनफल अपरिमेय और परिमेय दोनों ही हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है, ये दोनों हो सकती है, ठीक है ना। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि क्या 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय होता है। तो हाँ होता है। देखिए आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल, देखिए 2√5 प्लस √5, जब हम इसका योगफल किए तो कितना आया 3√5। देखिए चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 इत्यादि ये सभी संख्याएं क्या है। तो ये सभी संख्याएं देखिए अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बताना ये आपको यही चाह रहा था कि ये सभी जो आपके सामने जो उदाहरण लिखे हुए हैं ये सभी अभाज्य संख्या का उदाहरण है। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद से और 1 से विभाजित हो और किसी अन्य प्राकृत संख्या से विभाजित ना हो, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है ना। तो आपके सामने जितनी भी संख्या लिखी हुई है वो सभी या तो खुद से भाग लगेगा या तो फिर 1 से भाग लगेगा, और किसी अन्य संख्या से आप भाग लगा के देख लो ये कभी नहीं लगने वाला है। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाएगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है ना। चलिए आपके एग्जामों में पूछा जाता है सीधा प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए देखिए अब आपके सामने एक प्रश्न है कि क्या 0.3333 ... इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहेगा, इसको P/Q के रूप में व्यक्त किया
जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखिए आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि 0.3 बराबर 0.333 ये चलता हुआ रहेगा। तो ऊपर हम एक बिंदा लगा सकते हैं ना। इसी संख्या को हम लिख सकते हैं 3/9। अब हम काटेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 3, तो इसको P/Q के रूप में भी लिख दिए हम। 1/3 आ गया, ये P/Q के रूप में लिखा गया। इसलिए यह संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी, है ना। चलिए अब देखिए आपके सामने टेस्ट शुरू होता है। अगर आप अच्छी तरीके से समझे होंगे तो शायद आप अच्छे से आप इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही से हल कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझें प्रश्नों को और सही टिक करें, गलत ना करें, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी आपके सामने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है, और ये सभी प्रश्न आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जामों में पूछे जाने की भी संभावना है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से समझिए, तब जाके इसको सही टिक कीजिए। चलिए देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? मॉसॉ, है ना, आपको मैं बताया भी था। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि a बराबर बी क्यू भाग लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर में q बराबर 0 तब होगा जब, देखिए ये कब होगा 0? जब क्या होगा? b का जो मान है वो a से क्या है? बड़ा है। इसका करेक्ट आंसर होगा C, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि भाग लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 0 तब होगा, सॉरी r बराबर 0 तब होगा जब, तो देखिए r का मान 0 कब होगा? जब क्या करे? b जो है सो a को क्या करे? विभाजित करे, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा C, ठीक है। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में मॉसॉ है, दो संख्या है a और b, तो इसका आगे का स्टेप जो होगा यहाँ पे मॉसॉ में, यहाँ पे क्या भराएगा इन दोनों जगह पर? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक क्या होगी? b का मान जो है a का मान कहलाएगी, और r का मान क्या कहलाएगा? r का मान जो है b का मान कहलाएगा। तो b चले जाएगा कहाँ? a के पास, और r चले आएगा कहाँ? r चले आएगा b के पास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? D, यानी b, r होगा, ठीक है। चलिए अब आपके सामने अगला जो प्रश्न है देखिए यहाँ पे 125 बराबर 15 गुने 8 प्लस 5, तो मॉसॉ 125 और 15 का बराबर मॉसॉ अगले स्टेप में यहाँ पे क्या होगा? देखिए तो जब हम इसको मॉसॉ निकालेंगे, आपको मैंने बताया था कि 125 बराबर 15 गुने 8 और प्लस कितना है 5, फिर क्या करेंगे? ये जो b का जो मान है वो a का मान आ जाएगा क्योंकि शेषफल अभी 0 नहीं हुआ है, और r का जो मान है 5 वो चले आएगा b के जगह पर, तो 15, तो शेषफल कितना बचा? 0। तो देखिए यहाँ शेषफल 0 आ गया, तो अब क्या हो जाएगा? a के जगह पर क्या चले आएगा? ये b चला गया a के जगह पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15, और a हो गया, और b के जगह पर चल जाएगा क्या? 5, तो 15, 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। b और r यही हो ना यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इससे पहले वाले जो प्रश्न था b की वैल्यू पहले थी 15, ये बन गई क्या? ये बन गई a की वैल्यू, और जो हमारा r की जो वैल्यू था वो बन गया मेरा b की वैल्यू, ठीक है। तो बढ़िया से आप समझ चुके होंगे, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में भी आपको समझाया था। चलिए अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 15, 5, ठीक है। चलिए अब चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अगला प्रश्न है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो दो क्रमिक सम संख्या जो है अगर उसका हम मॉसॉ निकालते हैं तो उसका आंसर बनता है 2, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर होगा अनंत। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा? 1। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में
क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा? तो मैं आपको बताया था कि 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे, ये तीनों का क्या करो आप, लघुत्तम समावर्तक निकाल दो। और जैसे ही ये लॉसो निकालोगे, एलसीएम निकल कर के कितना आएगा? आएगा 24। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सी परिमेय संख्या है। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट बताया था। तो देखिए आपको यहाँ पे पहले चारों प्रश्नों को गौर से समझना है कि परिमेय संख्या कौन है। इसमें जब आपको परिमेय संख्या पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो अपरिमेय संख्या हैं और एक ही ऑप्शन आपका सही है इसमें जो कि परिमेय संख्या है। ये आपका चुनाव आपको करना पड़ेगा। तो देखिए पाई कौन सी संख्या है? ये तो अपरिमेय संख्या है, इसीलिए ये आंसर तो नहीं होगा। √7 जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। और आपसे पूछ रहा है कि परिमेय संख्या कौन है, इसका मतलब बी भी नहीं होगा। अब आ जाइए सी में, √अंडर में दिया हुआ है 16/25। देखिए 16 का वर्गमूल कितना निकलता है? 4। अब बटे अब 25 का वर्गमूल 5, इसका मतलब इसका पूर्ण वर्गमूल निकल गया, तो कहीं ना कहीं आंसर सी ही होने वाला है। आगे देखिए डी भी चेक कर लेते हैं। √3 और √2, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका इसीलिए आपका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए अब आपके सामने देखिए अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। तो बच्चे इस प्रश्न में काफ़ी गलती करके आता है प्रश्नों को। देखिए यहाँ पर एक चीज़ लगा हुआ है नहीं। देखिए इस नहीं के ऊपर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। ये प्रश्न का कहना यही है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि कौन परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या ही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इस नहीं के ऊपर थोड़ा ध्यान आपको देना, नहीं और ये गलत हो जाएगा। तो बच्चे बहुत गलती करते हैं ऐसे प्रश्नों में, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। मेरी बात मानो, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक से पहले पूरी प्रश्न को पढ़ें तब जाकर इसका सही टिक करें, ठीक है ना। चलिए तो ये परिमेय संख्या पूछ रहा है तो √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। √2/√5 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमसे पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या कौन नहीं है। √3/√7 ये भी नहीं होगा। √75/√48 देखिए ये होगा, क्यों? क्योंकि मैं आपको उदाहरण में बताया था, जब कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो ये जब 75 का वर्गमूल निकालोगे तो ये हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 3, 25 25 दिया 75 बटे, और 48 का निकालोगे तो ये हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 3, 4 चौक 16, 16 तिया 48, है ना। तो देखिए यहाँ पर जोड़ा लग गया 5 का, तो 5 हो जाएगा बाहर और √अंडर में 3 रह जाएगा, अब बटे, और यहाँ पे भी 4 बाहर आ गया और √अंडर में हो गया 3। अब 3 3 क्या होगा, कट जाएगा, तो बराबर कितना हो गया 5/4, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इसको आपको समझना है अच्छे से। चलिए अब आपके सामने जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अब आपको अपरिमेय संख्या चुनना है। देखिए 1 नंबर ऑप्शन में है कि √64/36 है ना, परिमेय संख्या है, ये आंसर नहीं होगा। √121 इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 11, और 11 निकलेगा वर्गमूल, तो यह हो जाएगी कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। आपके प्रश्नों में पूछ रहा हो परिमेय संख्या कौन है। देखिए सी में है 2.5 √अंडर में, तो 2.5 है, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा और ये संख्या अपरिमेय संख्या है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए डी नंबर में है √49/9, 49 का वर्गमूल 7 होगा, 9 का वर्गमूल होगा 3, तो ये भी संख्या परिमेय संख्या है, इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपके सामने जो अगला प्रश्न है वह है कि निम्न में कौन अलग है। अलग का मतलब हुआ आपको इसमें 4 विकल्प है, चारों विकल्प में 3 ऐसी संख्या है जो एक जैसा है और एक तीनों से अलग है, ठीक है। देखिए 3/5, ठीक है। अगला है बी में 16/4, तो 16 का वर्गमूल निकलेगा 4 और 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, तो ये भी बटे में था, ये भी बटे में है, ठीक है ना। √2/5,
सी ऑप्शन में है √2/5, तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इन दोनों से कुछ अलग दिख रहा है। चलिए अगला देखते हैं, डी नंबर में 25/9। तो देखिए ये भी P/Q के रूप में है, ये भी और ये भी, है ना। लेकिन ये जो है आपका ये कुछ अलग है उनसे, क्योंकि ये √2 इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, इन तीनों से अलग है ये सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि 1440 का गुणनखंड निकाल दीजिए, उसके बाद 2 पे देखिए कितना घात है, तो 2 पे घात आपका 5 बनने वाला होगा, आप करके भी देख लेंगे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। तो 5 का घात आप जब निकालोगे तो 5 का घात होगा 4। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन है। देखिए मैं आपको बताया था कि वह संख्या जो 1 से और खुद से विभाजित हो और किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से विभाजित ना हो, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 8 जो है खुद से और 1 से तो विभाजित होना ही है, लेकिन ये 2 से भी विभाजित होता है, 4 से भी होता है, इसीलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। 9 जो है ये भी खुद से और स्वयं से और 1 से तो होना ही है, ये तो सभी संख्या होती है, लेकिन ये 3 से भी विभाजित होगी, इसीलिए यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। 11 ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये जो है सो किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं होती है, सिर्फ 1 और स्वयं को छोड़कर। ठीक है ना। चलिए अगला है 15। देखिए ये 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, ठीक है ना, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या कौन है, 11, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक कितना है 25 और लघुत्तम समावर्तक कितना है 50, तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो देखिए आपको मैं सीधा बताया था कि एक सूत्र होता है मौसौ गुने लौसौ बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल बस कुछ नहीं करना है, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, मौसौ गुने लौसौ बराबर संख्याओं का गुणनफल। आपके सामने यही तो पूछ रहा कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो मौसौ गुने लौसौ। तो मौसौ का आंसर कितना है 25 और लौसौ कितना है 50। बस इस दोनों को क्या करो, गुना कर दो। गुना करने के बाद कितना होगा 25 × 5 = 125 और एक जीरो लगा दो 1250। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बी नंबर, है ना। चलिए अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि x² - 5x + 4 = 0 तो x का मान क्या होगा। तो जो x की जो वैल्यू निकाल करके आएगी वो एक पूर्णांक संख्या कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भाज्य a और भाजक b के लिए a = bq + r में r के लिए कौन सा क्या है सत्य है। तो देखिए जब आप ये सूत्र पढ़ते हैं a = bq + r, तो वहाँ पर आप एक चीज़ पढ़ते होंगे कि ये जो 0 है, देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कि r का जो वैल्यू होती है वो कभी 0 के बराबर भी होता है और कभी 0 से बड़ा भी होता है ना। और b की जो वैल्यू है वो हमेशा r से क्या होती है, बड़ी होती है, क्योंकि जब तक r से क्या होती है, बड़ी होती है, कौन, b की वैल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि शेषफल से तो हमेशा बड़ा ही होना चाहिए ना, क्या, b की वैल्यू, यानी भाजक शेषफल से हमेशा भाजक क्या होती है, बड़ी होती है। और जब तक शेषफल बड़ा है भाजक से तो तब तक ये आगे भाग लगते हुए रहेगा। ठीक है ना। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसौ गुने लघुत्तम समावर्तक निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि मौसौ गुने लौसौ क्या होगा। अब संख्या यहाँ पर 2 पूर्णांक दे रखा है a और b, तो मौसौ गुने लौसौ बोलो या तो फिर लौसौ गुने मौसौ बोलो। इसका क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल। संख्या दे रखी क्या है, a और b, तो सीधा हो जाएगा इसका a × b, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि संख्या 0.32 और 2 के ऊपर देखिए एक लकीर है, हल्का सा, सिर्फ 2 के ऊपर ही है। ठीक है ना।
को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में आप कैसे लिखोगे इसको? तो देखिए, कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहला नंबर आपके पास बिना देखे हुए ये देखना है कि आपके सामने संख्या क्या बन रही है। 32 में से आप घटा दोगे, जिसके ऊपर रेखा नहीं है तो 3 के ऊपर नहीं है तो 3 घटा दोगे बटे, और इसके बाद क्या करना है, जितना के ऊपर या तो बिंदा दिया हुआ रहेगा या एक लकीर दिया हुआ रहेगा, तो जितना पे दिया हुआ उतना 9 लिख दो आप, और जिस पे नहीं दिया हुआ, जिससे देखिए 3 पे नहीं दिया हुआ है तो उतना 0 लिख देंगे। तो देखिए 32 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 29/90। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है कि 2.13111311113 डॉट 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 डॉट, ये कौन सी संख्याएं हैं? एक पूर्णांक है या फिर एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय अपरिमेय संख्या, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बताया था कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो और बार बार ये संख्या चलती रहे कुछ ना कुछ इस तरह से डॉट डॉट में दिया हुआ रहे, वो संख्या क्या कहलाती है? एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि 0.33, देखिए 33 पे दिया हुआ है ऊपर में एक रेखा, को परिमेय संख्या के रूप में बदलने पर क्या प्राप्त होगा? तो देखिए, मैं आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या करो, संख्या है 33 और जितना के ऊपर बिंदा नहीं दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो देखिए, इसमें एक भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके ऊपर बिंदा नहीं है, सभी पे है ऊपर में, है ना। रेखा खींची हुई है तो 33 में से 0 घट जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, और जितना के ऊपर दिया हुआ उतना 9 हो जाएगा, तो 2 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 33 बटे कितना हो गया, 33 में से 0 गया तो 33 और बटे 99। चलिए इसको क्या करेंगे, 11 से भाग लगाते हैं, 11 तिया 33 और 11 9 99, यानी 3/9। तो कितना आ गया, 3/9। इसके बाद क्या करेंगे, फिर आगे भी लगेगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। कितना आया आपके सामने, 1/3। तो 1/3 देखो क्या है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, 1/3। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे ये टेस्ट समाप्त होता है। तो अगर आप इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए, ये सीरीज आपके लिए लगातार आते रहेगा और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि और भी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।